It's a very warm welcome to you all in my class, in the class of accountancy, class 11th, where we were dealing with the syllabus of term 2 and dealing that we were revising the concept of financial statement. Dealing that we have already discussed that what is financial statement and what are its basic objectives. हमने ये जान लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की क्या इंपॉर्टेंस है या उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। साथ ही साथ हमने इसके एलिमेंट्स के रूप में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इन दोनों की बातें की थी और बताया था कि इनकम स्टेटमेंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमने इस बात को डील करते हुए हमने यहाँ ये भी बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प के लिए किया जाता है प्रिपेयर। अदरवाइज़ इसकी प्रिपरेशन का जो रूल है वो बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी अदर नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं। यानी जो भी फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी लॉसेस हैं, अगर वो कोर बिजनेस से रिलेटेड हैं, core business here begin that is related with the trading activity, means the activities of purchase and sell and its auxiliaries। तो जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, जो भी कोर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग भी नॉमिनल अकाउंट के रूल से करते हैं। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले कोर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस या कोर बिजनेस से रिलेटेड जो लॉसेस हैं, उन एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से कोर बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनकम्स हैं या जो भी गेन्स हैं, उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये सारा फॉर्मेट डिस्कशन हमने अपनी पिछली क्लासेस में किया था। फॉर द डिटेल्ड व्यू you may visit for the previous class also, and today we will deal on the basis of the same topic, practical problem related to the ट्रेडिंग अकाउंट। अपने इस ट्रेडिंग अकाउंट में हम बात करेंगे उन सारी इन्फॉर्मेशंस की जो हमें ट्रायल बैलेंस के रूप में समटाइम्स विथ फॉर्मेट और समटाइम्स विदाउट फॉर्मेट दी जाती हैं, और उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे ट्रायल बैलेंस के ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि हमारे बिजनेस से होने वाला कोर प्रॉफिट, ताकि हमारे बिजनेस में होने वाला ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकें। इन सारी बातों को आज के अपने कुछ एग्जांपल्स से हम डील करेंगे। तो शुरुआत करते हैं द एग्जांपल दैट इज़ गिवन बिफोर यू, वेयर इन विच द क्वेश्चन इज सेइंग that from the following information prepared trading account for the year ended 31st March 2019। हमें ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन करनी है दैट एज ऑन द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019। ठीक है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जाएंगी या ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन के रूप में दी हुई हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमारा जो है एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड दी हुई है, और अपार्ट ऑफ दैट कैरेज आउटवर्ड भी दिया हुआ है, जो कि हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारी एक्सपेंस होती हैं जो कि हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड होती है, या यूँ कह लें जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो कैरेज आउटवर्ड के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल होता है। समटाइम्स इट इज़ गिवन बाय द प्रोप्राइटर और बाय द सेल्समैन एज फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग ईजियर सेल, यानी सेल को ईजी बनाने के लिए हम ये कैरेज प्रोवाइड करते हैं टू आवर बायर हु इज़ बाइंग आवर प्रोडक्ट, एंड बाय द सेम अमाउंट वी try to deliver the goods at the venue of the buyer so that he or she may easily make the purchase transaction। यानी अल्टीमेटली हमारे बायर को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए या हमारे बायर को ज़्यादा परचेज़ के लिए अट्रैक्ट करने के लिए एक कन्विंसिंग पेमेंट होती है हमारे कैरेज आउटवर्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होती तो ऐसी कंडीशन में सीधी सी बात ये है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होती है उसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं होता, और जब प्रोडक्शन नहीं होता तो फिर सेल की बात ही नहीं आती है। कैरेज आउटवर्ड तो केवल सेल को स्मूथ बनाता है, लेकिन
इसके बिना भी सेल पॉसिबल है, और अगर सेल पॉसिबल है तो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन भी पॉसिबल है। सो एज आई सेड कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनके बिना प्रोडक्शन ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कैरेज आउटवर्ड को हम किसी भी सूरत में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारा एक और ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मान करके ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूल एंड पावर, it is also a direct expense and it will record it in the debit side of trading account. Similarly, when we talk about the office rent is not a direct expense because without the office rent the production is possible as well as sale is also possible. प्रॉब्लम या डिफरेंस केवल इतना होगा कि इसकी हेल्प से हमारी सेल जो है ना ही इंक्रीज़ होगी और ना ही डिक्रीज़ होगी। सेंस ये है कि इसकी पेमेंट के बाद भी हमारे सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन पे सेल का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी उस ट्रांजेक्शन से सेल्स ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस ट्रांजेक्शन को इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन मानते हैं। और इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन को हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल पे। यानी जब नॉमिनल अकाउंट की प्रिपरेशन हो, नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस की प्रिपरेशन होगी, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। एज वेल एज जैसे हमने कैरेज आउटवर्ड को रिकॉर्ड किया था, उसी तरीके से हम इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। और इसके बाद हमारा जो ट्रेड एक्सपेंस है, उस ट्रेड एक्सपेंस को भी हम पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंस से न तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है और ना ही प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती है। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो ट्रेड एक्सपेंस से, कैरेज आउटवर्ड से और रेंट से, इन तीनों से ही हमारे कैरेज हमारे प्रोडक्शन और ना ही हमारे सेल्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। ना ही ये चीज़ें इंक्रीज़ होंगी और ना ही ये चीज़ें डिक्रीज़ होंगी। तो अल्टीमेटली वी कुड से दैट दीज ऑल ट्रांजेक्शन, यानी एडजस्टेड परचेज से के अलावा कैरेज आउटवर्ड और रेंट और ट्रेड एक्सपेंस, तीनों ही ट्रांजेक्शन हमारे किसी भी तरीके से हमारे सेल पे या सेल से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रेड एक्सपेंस एंड कैरेज आउटवर्ड, इट विल बी रिकॉर्डेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी इन चीज़ों को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स अकाउंट की, तो सेल्स अकाउंट हमारी एक कोर बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि हर एक इनकम को हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए इसे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की बात अगर हम करें, तो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गिवन हेयर दैट द क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी गिवन, नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल बैलेंस। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी रिकॉर्डिंग हम सेल्स के बाद यानी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बल्कि एक असेट्स के रूप में करते हैं, और असेट्स की रिकॉर्डिंग बैलेंस शीट में होती है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो ट्रायल बैलेंस के कंटेंट थे, उनको एक एक करके हमने डिटेल डिस्कस किया। और अब आइए देखते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से की गई है। सो एज आई हैव डिस्कस बिफोर यू दैट एडजस्टेड परचेज जो है हमारा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया गया। अल्टीमेटली एडजस्टेड परचेज के अलावा अगर हम बात करें फ्रेट इनवर्ड की, तो फ्रेट इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड किया ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। इसके बाद हम जो है बात करें अगर वेजेस की, तो वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस को भी हम अल्टीमेटली ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर फ्यूल, गैस एंड पावर भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसा हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इन चारों ही चीज़ों को हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एंड व्हेन वी एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द क्रेडिट साइड, ओनली द वैल्यू ऑफ सेल्स रिमेन्स। केवल सेल्स बचती है, और अल्टीमेटली सेल्स के टोटल को हम ट्रेडिंग के डेबिट के टोटल से रिड्यूस करते हैं। तो वी विल फाइंड
that the difference of 3,80,000 will found in the सरप्लस एज इन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एक्चुअली। तो ये जो सरप्लस है, इस सरप्लस को हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे बनाने वाले अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए इसकी एंट्री हो जाती है, इस डेफिसिट की एंट्री हो जाती है, डिफरेंशियल फिगर की एंट्री हो जाती है डेफिसिट साइड में, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमने ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन की, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हमें ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया करना था उनको आइडेंटिफाई किया, और जाना कि इनको किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें हमारी अल्टीमेटली क्लियर हुई, और इसके बाद जो है हम एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन करें। तो उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि एडजस्टेड परचेज़ जो वैल्यू दी हुई है, एडजस्टेड परचेज़ क्या है। तो एडजस्टेड परचेज़ देखिए, मैंने यहाँ पे क्लियरली दिखाया दैट एडजस्टेड परचेज़ इज़ द वैल्यू ऑफ परचेज़ दैट कम्स बाई adding net purchase from the opening stock, and after adding the net purchase from the opening stock the value of closing stock will be reduced। यानी ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज को प्लस करके जो सम आएगा उसको क्लोजिंग स्टॉक से अगर हम माइनस करते हैं तो वैल्यू एडजस्टेड परचेज की निकाली जाती है। और अगर ऐसी कंडीशन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में चाहे नेट परचेज दिया हो या क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक कोई भी ऐसी चीज़ दी हो तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि इन तीनों की फाइनल फिगर जो है एडजस्टेड परचेज के रूप में दिखाई जाती है। ठीक है, और इसीलिए हमने ऊपर क्लोजिंग स्टॉक को दिए जाने के बाद भी हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं की है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने जो चीज़ें आपको बताई उन चीज़ों को वापस से रिकॉल किया गया यहाँ पे, दैट द फ्रेट इन आउटवर्ड और कैरेज आउटवर्ड एंड ऑफिस रेंट and a part of that trade expense also, these all are ultimately indirect expense and therefore it will be recorded in profit and loss account। ठीक है, सो उम्मीद है कि मैंने ये एग्जांपल आपको क्लियरली समझाया है, और इसी तरीके का एक और एग्जांपल हम समझने की कोशिश करेंगे अपने अगले ट्रांजेक्शन में, अपने अगले व्यू में। तो आइए एक और एग्जांपल देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन होती है, क्या क्या चीज़ें ट्रेडिंग के डेबिट में जाती हैं, क्या क्या चीज़ें ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाती हैं, बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एंड ट्राई टू नो दैट हाउ द बैलेंसेस कुड बी कैलकुलेटेड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जहाँ पे हमें बताया गया है कि अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन करनी है, और इसके प्रिपरेशन की डेट हमें दी गई है 31 मार्च 2019। ठीक है, एज द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस some things are given before us, that the value of opening stock is given as 40,000 and as well as the value of purchase is given as 4,20,000। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ एडिशनल बैलेंसेस की, तो हमें एक्सपेंसेस ऑन परचेज दिया हुआ है दैट इज़ ₹8,000, एंड अल्टीमेटली इसके अलावा एक्सपेंसेस ऑन सेल भी हमें दी हुई है एज ₹15,000। वेजेस की वैल्यू दी हुई है हमें 30,000 के रूप में, और अल्टीमेटली हमें सेल की वैल्यू दी हुई है एज ₹6 लाख। ठीक है, इसके अलावा हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी दी हुई है एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन ₹52,000, और हमसे कहा जा रहा है दैट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड एज वेल एज वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑल्सो। ठीक है, और जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट बनाने को भी कैलकुलेट करने को बोला गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। सो एज वी नो दैट द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज मेड बाय द
preparation of trading account, and therefore initially we will prepare trading account. Afterwards we will calculate the value of cost of goods sold. So let us see how we have made the trading account as per the following information. So as you can see that all the content related to the core business operation are given before us. हमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को हमने डेबिट किया है, ये प्रीवियस बैलेंस के रूप में. इसके बाद परचेज को हमने डायरेक्ट एक्सपेंस मान करके डेबिट किया. एक्सपेंसेस और परचेज भी एक तरीके की डायरेक्ट एक्सपेंस है, और वेजेस भी हम जानते हैं, हमने फॉर्मेट पढ़ रखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाना चाहिए. और इसके बाद क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ट्रायल बैलेंस का कोई फॉर्मेट नहीं था इस तरीके से, इसलिए हम मान सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी थी. और अल्टीमेटली सेल की वैल्यू दी हुई है हमें 6 लाख रुपए. और यहाँ मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि पिछले इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको हमने रिकॉर्ड किया था क्योंकि उसमें रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि उसमें एडजस्टेड परचेज थी, और यहाँ पे एडजस्टेड परचेज नहीं है, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एज देयर इज़ नो बैलेंस फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. Okay, so adding the content of debit, we will find that the value of credit total is 6,52,000, as well as we found that the value of debit is deficited by the credit total from rupees 1,54,000. और ये जो डेफिसिट की वैल्यू है, ये जो डिफरेंशियल फिगर है, ये जो सरप्लस का फिगर है क्रेडिट में, या यूँ कह लें डेफिसिट का फिगर है डेबिट में, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे. और ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो है अल्टीमेटली रिकॉर्ड किया जाएगा डिफरेंशियल फिगर में एज इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, होप कि मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा पाया हूँ. और इसके बाद जो है अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसकी प्रिपरेशन का एक फार्मूला होता है. ये फार्मूला हमने आपके सामने रिकॉर्ड किया हुआ है. अल्टीमेटली फार्मूला है दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज प्लस all other direct expense and plus various item related to the purchase and production and minus closing stock. यानी ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दें तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया जा सकता है. एज वी हैव सीन हेयर दैट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हैज़ क्लियरली बीन शोन एज रुपीज़ 40,000. इसके बाद जो परचेज़ की वैल्यू है, परचेज़ की वैल्यू यहाँ पे हमने एज इट इज़ उतारी 4,20,000 के रूप में. ठीक है, फिर एक्सपेंसेस ऑन परचेज़ के रूप में 8,000 की वैल्यू रिकॉर्डेड है, और साथ ही साथ हमने वेजेस के रूप में रिकॉर्डिंग की 30,000 की. ठीक है, अल्टीमेटली इसके बाद हम अगर सेल की वैल्यू की बात करें तो सेल की वैल्यू जो है हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रिकॉर्ड नहीं की जाती है अनलेस अनटिल द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ गिवन. ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक की तो क्लोजिंग स्टॉक को 52,000 के रूप में हमने रिकॉर्ड किया, और इनिशियल 4 के सम टोटल से उसे माइनस कर दिया. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज रुपीज़ 4,46,000. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ 4,46,000. और अगर हम अपने आंसर को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू होगी वो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू इस COGS से सेल्स को माइनस करने पे निकल जानी चाहिए. यानी सेल्स, इफ़ वी रिड्यूस द सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड then we must find the value of GP as rupees 1,54,000. So reducing these, we could say that
अगर हम 6 लाख को अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेस कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट वही आ रहा है जो हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग की प्रिपरेशन से कैलकुलेट किया है एज रुपीज़ 1,54,000. Since all these items are very much clear to us, therefore we could say that the value of gross profit and the value of cost of goods sold are almost correct. Okay, so let us see one more question related to this preparation of trading account, and must ensure that all the information and all the techniques that are used to prepare the trading account are very well known to us or not. So let us see one more example. Now again we have taken example of trading account and given the balance of trial balance as the value of opening stock is given before us of rupees 2 lakh and which will be debited in trading account. परचेज अकाउंट को भी हम ट्रेडिंग में डेबिट करते हैं, सेल को हम अल्टीमेटली क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए हमने अपोजिट सिंबल बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में करते हैं। इसके बाद फ्रेट में हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रेडिंग में डेबिट में। इसके अलावा हम वेजेस को ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में जाते हैं। साथ ही साथ कोल से रिलेटेड कोल, गैस एंड पावर ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो अल्टीमेटली हमारे उन सारे डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें परचेज रिटर्न की, तो परचेज रिटर्न जो है परचेज में से लेस किया जाता है। सिंपली अगर हम बात करें सेल्स रिटर्न की, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस की जाती है। सिमिलरली अगर हम कैरेज की बात करें तो कैरेज ऑन परचेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम कैरेज ऑन सेल की रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग जो है हम पीएल में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस रेंट की भी रिकॉर्डिंग हम पीएल में करते हैं क्योंकि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम पीएल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। और इसके बाद जो बचता है हमारा फैक्ट्री रेंट, ये फैक्ट्री रेंट हमारा जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में हमने आपके सामने एक बार फिर से वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं जो हमारे ट्रेडिंग के डेबिट या क्रेडिट में जाएंगी, और जिन चीज़ों को स्किप करना है उनको भी हमने आइडेंटिफाई कर दिया है एज जिन पे राइट वर्ड एरो है वो सारी चीज़ें ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगी, और जिन पे लेफ्ट वर्ड एरो है वो सारी चीज़ें ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगी। एज यू कैन सी हेयर दैट द सेल्स एंड द वैल्यू ऑफ closing stock, it will be written and in the credit side, and the remaining purchase, opening stock, freight, wages, factory lighting, coal, gas, these all items will be written in the debit side as well as carriage on purchase, factory rent, इन चीज़ों को हम ट्रेडिंग के डेबिट से में लिखेंगे। और अल्टीमेटली जो क्लोजिंग स्टॉक है, जैसा मैंने कहा था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के रूप में रिकॉर्डेड होगा तो ही हम इस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे अपने ट्रेडिंग के क्रेडिट में, अदरवाइज इसे पीएल में ही बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। सो एज इट हैज़ बीन सीन बिफोर यू कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है, सॉरी ट्रायल बैलेंस का, उस ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट के बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक दिखा है, तो इसका मतलब कि ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए एडजस्टमेंट मान करके इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो इसकी रिकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करते और केवल बैलेंस शीट में इसकी शोइंग करते। ठीक है, सिंस वी आर इंटरेस्टेड एंड इंटाइटल्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, सो वी विल नॉट शो द ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। इसलिए हम सीधे बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरीके से इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा, और आइए देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया है। सो एज यू कैन सी हियर कि जितनी भी चीज़ें हमने ट्रेडिंग के डेबिट में बोली थी वो सारी ही चीज़ें ट्रेडिंग के डेबिट में रिकॉर्ड की गई हैं। ओपनिंग स्टॉक, फ्रेट, वेजेस, फैक्ट्री राइटिंग, कोल, गैस एंड पावर, क्लोजिंग स्टॉक, और अल्टीमेटली जो परचेज़ है और जो सेल है इनको नेट वैल्यू के साथ रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि इनसे रिलेटेड रिटर्न को हमने
लेस कर दिया है और रिटर्न को लेस करने के बाद जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को हमने एक्सटर्नल कॉलम में रिकॉर्ड किया है। होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। और इसके बाद जो डिफरेंशियल फिगर होगा उस डिफरेंशियल फिगर की कैलकुलेशन हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में करेंगे, या कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में करेंगे। जो भी डिफरेंस होगा क्रेडिट टोटल का डेबिट टोटल से, उस डिफरेंस को हम सरप्लस को हम डेफिसिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और अल्टीमेटली क्रेडिट के टोटल को इस पूरे डेबिट के टोटल से लेस करेंगे और जिस साइड भी कमी होगी उस कमी को हम रिकॉर्ड करेंगे डिफरेंस इन deficit side. Hope the concept of preparation of trading account is very much clear to you now, and afterwards we will come to know the preparation of profit and loss account and some basic terminologies related to the trading account as adjusted purchase, cost of goods sold, etc. So hope I have clear all these things to you related to the preparation of trading account. We will meet in the next class and try to find the some more information related to the financial statement. Till then, take care and thank you very much.